और अखिलेश जी हमारे साथ लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी बने हुए हैं। अखिलेश, अगर हम साल 2018 की बात करते हैं तब अरुण जेटली जी ने ही बताया था कि इससे पारदर्शिता आएगी, इससे सार्वजनिक होगी स्थिति कि किस तरीके से साफ सुथरे धन का उपयोग किया जाएगा या किया जा सकता है, लेकिन डोनर की जो आइडेंटिटी है वो छिपी रहेगी। अब कोर्ट की तरफ से किन मुख्य बिंदुओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है? देखिए, ये कई पॉइंट थे कोर्ट के सामने और संविधान पीठ ने यही कहा कि अगर हम कुछ छिपाते हैं तो हम सूचना के अधिकार का वायलेशन करते हैं। हमें जानने का अधिकार होना चाहिए और जानने का अधिकार सबको होना चाहिए, सिर्फ सरकार को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसियां जान सकती हैं, वो इलेक्शन कमीशन से मांग सकती हैं किसने पैसा दिया था, वो एसबीआई से मांग सकती है कि किसने बॉन्ड खरीदा था। ये सारी चीजें सरकार जान सकती है, तो विपक्ष क्यों नहीं जान सकता? आपके पास जिस तरीके से आप बड़ी अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये सुप्रीम फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ सीधे तौर पर कहा है कि कोई भी जानकारी गुप्त ना हो। बॉन्ड से जुड़ी जो जानकारी है वो साझा करनी होगी, उसको पब्लिक करना होगा, उसको सार्वजनिक करना होगा। 12/4/2019 से जो जानकारी है एसबीआई उसको जानकारी साझा करो, और इसके लिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है। 3 हफ्ते का समय दिया गया है, 3 हफ्ते का समय दिया गया है जिसमें ये जो तमाम जानकारी है वो साझा करनी होगी। जो तमाम चुनावी पार्टीज हैं उनको एसबीआई को ये जानकारी देनी होगी। तो ये बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जिसका इंतजार एक लंबे समय से था, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि जिस तरीके से जानकारी पब्लिकली सुजाता नहीं की जाती है, ऐसे में पब्लिकली होना वो तमाम इंफॉर्मेशन वाकई में जरूरी था। बिल्कुल, देखिए, सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी लेने की कोशिश की गई थी और इसीलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और फिर 5 जजों की बेंच गठित की गई थी, जिसकी आखिरी सुनवाई जब हुई 12 नवंबर 2023 को, तो ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सवाल यही पूछा गया था कि ये जो बॉन्ड्स हैं इसमें मनचाही पार्टियों को चंदा दिया जाता है, कौन लोग चंदा देते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसे में इसे घूस भी माना जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी को कोई कंपनी या कोई व्यक्ति इस तरह से पैसा दे रहा है, तो ये सबको जानने का अधिकार है। लेकिन सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सभी जानकारियां नहीं दी जा सकती। आप सिर्फ उम्मीदवार के बारे में जानिए, आप पार्टी के बारे में मत जानिए कि पार्टी अपने जो तमाम जो काम है उसके करने के लिए पैसा कहां से ला रही है, कहां से उसके सोर्स क्या है। लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई कोर्ट में तो एक एक करके हर बिंदु पर चर्चा हुई और ये बात साबित हुई कि ये जानने का अधिकार है, इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बल्कि ये और ज्यादा गुप्त सिस्टम हो गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है कि बॉन्ड तुरंत रद्द हो। 6 मार्च 3 हफ्ते के अंदर ये जानकारी दी जाए, क्योंकि ये बॉन्ड्स एसबीआई से खरीदे जाते हैं तो एसबीआई जानकारी देगा। अप्रैल 2019 से लेकर तमाम जानकारियां जो अभी तक जिसने भी बॉन्ड्स खरीदे हैं वो जानकारी देनी होगी। और फिलहाल ये रद्द होते हैं तो ये बड़ा झटका भी हम कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव सर पर हैं और ऐसे में एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के ऐलान से महीने भर पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1% वोट मिलने की शर्त, ये बड़ी खबर। योजना को सरकार ने 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था। इसके मुताबिक चुनावी बॉन्ड को भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई खरीद सकती है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत आपको बता रहे हैं कि पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड स्वीकार करने के पात्र हैं। उसी पर यहां पर फैसला सुनाया गया है। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है। एसबीआई 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को जानकारी दे, चुनाव आयोग जानकारी साझा करेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है। 5 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता रहे हैं हम कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं। देखिए, साल 2018 का बार बार जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तभी से इसकी शुरुआत हुई और इसे लागू करने के पीछे मत ये था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। इसमें व्यक्ति, कॉर्पोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती हैं और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते हैं।
भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। इस पर यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। देखिए, चुनाव का वक्त काफी नजदीक है और ऐसे में सर्वोच्च अदालत की तरफ से यह कहा गया है कि चुनावी फंडिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने जो 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी, उस पर अब जो SBI है वो जानकारी साझा करेगा और यहां पर कई और महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया गया है। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताया गया है। और हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हम तत्काल प्रभाव से रद्द करते हैं, इसके मायने जरा हम समझेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या 2019 से लेकर जो अभी फंड है इसकी जानकारी देनी होगी, या जो अभी लेटेस्ट बॉन्ड्स हैं रद्द का मतलब क्या, वो पैसा लौटाना पड़ेगा? जरा इसको हम समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये साफ तौर पे कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित किया था, उस समय साफ तौर पे कहा था कि सितंबर तक जो भी फंड मिला है उसकी जानकारी हमें दी जाए। उसके बाद फैसला आया है और अब कोर्ट ने कहा है कि जितना भी फंड ले चुके हैं उसकी जानकारी दी जाए 3 महीने के अंदर, और जो भी फंड अभी लिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड और उसको इनकैश नहीं कराया गया है उसको वापस किया जाए। और उसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इसके बाद वो सिस्टम ही नहीं रहेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियां पैसा लें। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये राइट टू जो नो है, जो जानने का अधिकार है, उसका बहुत बड़ा वायलेशन है। और जहां तक बात सरकार कह रही है कि इसमें हम इसमें पारदर्शिता होगी, इससे ब्लैक मनी रुकेगी, इसके बहुत अखिलेश, एक और सवाल ये है, आपसे समझना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने SBI को कुछ वक्त दिया है इलेक्शन कमीशन को जानकारी देने के लिए, तो क्या कुछ कहा गया है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कैसी जानकारी देनी है? और साथ ही ये भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि ये बॉन्ड कैसे काम करते थे, उसकी प्रक्रिया क्या होती थी? देखिए, पहला सवाल आपका यह है कि इनको जानकारी देनी है कि इन पार्टियों को कितना पैसा मिला। 27 राजनीतिक दल, 7 जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां और 27 क्षेत्रीय पार्टियां, इनको बल्क में बड़े पैमाने पर जो पैसा मिला है उसमें ये आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक दल जो सत्ता में है उनको बड़े पैमाने पर पैसा मिला। 99% जो फंड था वही मिला है। उसको उसकी जानकारी देनी है कि कितने फंड किसको मिला है, ये इलेक्शन कमीशन देगा। दूसरा सवाल जो है वो सिस्टम ये था कि जो भी राजनीतिक दल चुनाव में 1% वोट पाया हो और वो रजिस्टर्ड हो चुनाव आयोग में क्षेत्रीय दल के रूप में, वो ले सकता है। और वो पार्टियां, वो कंपनियां पैसा दे सकती हैं जो पिछले 3 साल के अपने नेट प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकती। तो ये भी सवाल उठाया गया था कि ये और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आप ये पूरी जानकारी दे रहे हैं, आपने कहा कि कितना फंड मिला ये पब्लिक करना होगा, सार्वजनिक करना होगा। क्या दानदाताओं की पहचान भी सार्वजनिक होगी कि किसने कितना फंड दिया, क्या ये भी सार्वजनिक होगी, या फिर दानदाताओं की जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी? क्योंकि इसको लेकर एक स्टेटमेंट में केंद्र की तरफ से सुनवाई के दौरान कहा जा चुका था कि दानदाताओं की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले भी जब होता था तो ये RTI के जरिए लोग पता करते थे और ये मांगते थे कि किस अमुक कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, वो पता चल जाता था। इसी तरह इस बार भी ये पता चल जाएगा कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा। कि केंद्र सरकार ने ये कहा था कि पैसा कंपनियां सिर्फ इसलिए नहीं पार्टी को देती कि वो सत्ता में है, पैसा इसलिए देती है कि उसका आगे का उसका उद्देश्य क्या है, पार्टी इस देश के लिए क्या करना चाहती है, उसका मैनिफेस्टो क्या है, उस देश के लिए क्या कर सकती है, वो कितना बेहतर एजेंडा लेके सरकार चलाना चाहती है, इस बिहाफ पे पैसा दिया जाता है। और ये भी कहा था कि दूसरे राज्यों में जो विपक्ष पार्टी सत्ता में है उसको भी कंपनियां पैसा देती हैं, क्योंकि कंपनियों को लगता है कि वहां पे जो स्कीम्स हैं, वहां पे जो सरकार चलाने का तरीका है वो बेहतर है, उस हिसाब से वो चयन करते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है। लेकिन जो याचिकाकर्ता थे, चाहे उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे उसमें ADR हो, जो प्रशांत भूषण की NGO थी, तमाम ऐसे पिटिशनर थे, उनका कहना था कि ये ब्लैक मनी को और सरकार के डर से कि अगर को पता है कि उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और ये एक तरह से दबाव में पैसा लिया जा रहा है, ये सारे आरोप थे। और ये था
कि ये जानने के जो अधिकार है उसका वायलेशन है। अखिलेश, ये एक बात आपसे समझेंगे, जिन छोटी पार्टियों का जिक्र हो रहा है, क्योंकि उनको लेकर कुछ शक और शुबहा था कि ये पार्टियां भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा बना रही हैं, यानी वहां कुछ गड़बड़ है। क्या उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई का भी प्रावधान हो सकता है अगर गड़बड़ी पाई गई तो?